Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to discuss about emergence of World Trade Organization. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी, कैसे बनी। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव बातें सुनने को मिलेंगी। डियर व्यूअर्स, इस वीडियो से बीएस अंडरग्रेड के स्टूडेंट, एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो कि पीएमएस के लिए, एससीसीए के लिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए या लेक्चर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जो दुनिया में जितनी भी ट्रेड रिलेटेड मेजर्स होते हैं, ट्रेड रिलेटेड जो जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं अमंग द मेंबर कंट्रीज, अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो उनको जो है वो मैनेज करता है। 1945 आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार, जब जो है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट होता है, तो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट से दुनिया को बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं। गेट इज़ वन ऑफ देम। गेट स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। बेसिक पर्पस क्या होता है इसका? इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि जी आप ये देख रहे होते हैं कि दुनिया में इस वक्त वर्ल्ड वार के बाद बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, डिस्ट्रक्शन हुई थी। आपने रिकंस्ट्रक्शन करनी है, आपने दुनिया को अपने पाँव पे खड़ा करना है दोबारा से। और अब दौर जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि आप यू कैन नॉट सर्वाइव ऑन योर ओन सेल्फ। आप सोलली इन अटारकी आप सर्वाइव नहीं कर सकते थे। तो फिर वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ बनी, साथ में गेट भी बना। और गेट का मकसद जो था वो था कि डिफरेंट ट्रेड रिलेटेड जितने भी मेजर्स थे उनको कैसे डील किया जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया जहाँ पे जितने मेंबर कंट्री थे दे कैन सिट एंड दे कैन डिस्कस, दे कैन नेगोशिएट अबाउट हाउ दे कैन स्टार्ट, हाउ दे कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम फ्री फ्लोइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द मेंबर कंट्रीज। तो यहाँ से विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट राउंड्स ऑफ गेट होते गए, अप टिल सो ऑन 7 और 8 राउंड्स ऑफ हो गए हैं। और यही गेट 1995 में दे जो कन्वर्टेड इनटू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इस वक्त करंटली 164 मेंबर नेशंस हैं और 24 नेशन जो हैं दे वर बीइंग एंड दे वर वर्किंग एज ऑब्जर्वर्स, जिन्होंने अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए। और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनके एप्लीकेशन पे जो है वो प्रोसेस जारी है। इस मकसद जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि आप किस तरीके से किसी भी एक मुल्क की बिजनेस एंटिटी को ग्लोबल वर्ल्ड में परफॉर्म करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करेंगे। हम कैसे वर्ल्ड ट्रेड को एनहेंस करेंगे, हम कैसे फ्री ट्रेड को एनहेंस करेंगे। प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेड रिलेटेड मेजर्स भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव में था। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की इमरजेंस, जो पहले के गेट था उसकी इमरजेंस ने दुनिया में ट्रेड रिलेटेड जो बैरियर्स थे, टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स, उन सब की रिडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। रफली वी कैन से दैट up till now almost more than 200% रिडक्शन इन टेरिफ रेट जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले प्रिवेल कर रहे थे, वो इतनी उसमें कमी हुई है ड्यू टू द नेगोशिएशन अमंग द मेंबर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की इमरजेंस की वजह से बहुत सारी डोमेस्टिक एंटिटीज़ जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है परफॉर्म कर रही थी, दे गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट। और उस ग्लोबल एनवायरनमेंट में किस तरह की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वर्किंग करती हैं, परफॉर्म करती हैं, उनकी डिफरेंट टाइप्स इस आने वाली स्लाइड्स में आपको उनके बारे में जानने को मिलेगा। पहली जो जिस तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो परफॉर्म करती हैं ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट में, दैट इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज को हम सिंपल वर्ड में इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसी कंपनीज विच आर परफॉर्मिंग, विच आर मेंटेनिंग देयर ऑपरेशंस इन मल्टीपल कंट्रीज, जो एक बैक वक्त साइमल्टेनियसली बहुत सारे कंट्रीज़ में अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही होती हैं, उनको हम मल्टीनेशनल कंपनी का दर्जा देते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मल्टी डायमेंशनल कॉरपोरेशन आ जाती हैं, दैट इज़ आल्सो सॉर्ट ऑफ मल्टी नेशनल कंपनी। और इसमें जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है उस कंपनी की जो किसी भी कंट्री में परफॉर्म कर रही है वो डिसेंट्रलाइज्ड होती है, वो जो है वो डिवाइड की होती है, वो आपके उस कंट्री के जो लोकल रेजिडेंट होते हैं वो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। डायरेक्शंस जो हैं वो मिल रही होती हैं उसी होस्ट कंट्री, होम कंट्री जहाँ से वो बिलोंग कर रही है। लेकिन जो
उस वक्त मैनेजमेंट वो लोग कर रहे होते हैं, वो लोकल उस कंट्री के मेंबर्स कर रहे होते हैं, नेशनल्स कर रहे होते हैं। फिर थर्ड जो कंपनी दैट जो टाइप है इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज़ ग्लोबल कंपनी, दैट इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, and its main difference is that its management lies in the hand of the natives of the home country जहाँ से वो मल्टीनेशनल कंपनी बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल, एक जो बंदा है वो उसकी कंपनी बेल्जियम में थी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स बिजनेस जो है ग्रोन सो रैपिडली, नाउ दे गॉट सो मच फाइनेंस। अब जो है उस फाइनेंस को वो यूज़ करके अपने इस बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं इन ग्लोबल मार्केट। तो वो बेल्जियम का बंदा जो है पाकिस्तान में अगर आके अपनी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग शुरू करता है, तो अगर तो वो खुद ऑपरेशंस मैनेज करता है, अगर वो उसकी अपनी मुहैया करदा, उसके अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसके अपने सीईओज, उसके अपने एमडीज, उसके अपने फ्रंट लाइन मैनेजर्स, टॉप लाइन मैनेजर्स जो हैं, अगर वहाँ पे मिडल मैनेजर्स हैं, तो वो जो कंपनी होगी उसको हम ग्लोबल कंपनी कहेंगे। और अगर जो मल्टीनेशनल कंपनी की वो सार्ट जिसमें उसकी मैनेजमेंट जो है वो लोकल उस कंट्री के होंगे जहाँ पे आप ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं, तो उसको आप मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन का नाम दें। फोर्थ टाइप ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ट्रांसनेशनल कंपनी, जिसको हम बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी दैट हैज़ एलिमिनेटेड द स्ट्रक्चरल डिविजन्स, जो जियोग्राफिकल बैरियर्स इम्प्लीमेंट किए हुए थे, इम्पोज किए हुए थे किसी भी कंट्री पे के रेजिडेंट्स पे, उनके बिजनेसमैन पे, कि वो जो है वो अपने बिजनेसेस को एक किसी दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए उनको जो हर्डल्स फेस करनी पड़ती थी, जब उन हर्डल्स को, उन बैरियर्स को आप एलिमिनेट कर देते हैं, तो उस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम क्लासीफाई करते हैं एज ट्रांसनेशनल कंपनी। बेसिकली जो रिफ्लेक्ट करता है वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि आप किसी एक ख़ास स्पेसिफिक एरिया, किसी एक ख़ास जियो सेंट्रिक अप्रोच के साथ, एटीट्यूड के साथ आप उस जगह पे काम करते हैं। जो जो उस एरिया में जिस फैक्टर की एंडाउमेंट ज़्यादा होगी, जिस फैक्टर की एबंडेंस ज़्यादा होगी, अब फ़र्ज़ किया कि अभी यहाँ पे कोई एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पेट्रोलियम जो एबंडेंटली अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्स वहाँ पे मौजूद हैं उसके, तो वहाँ पे जो डिफरेंट ऑयल रिफाइनरीज हैं वहाँ पे वो जाके अपने ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे। अभी भी देख लें जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑयल रिफाइनरीज नज़र आएंगी। बिग वजह यह है कि वहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा अवेलेबल हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस को फ्लरिश करने की, ग्रो करने की ज़्यादा मौजूद हैं। तो जब वो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा वहाँ पे मौजूद हैं, तो उन चीज़ों को वहाँ पे फिर आपको जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस काम करती नज़र आती हैं, उसको हम ट्रांसनेशनल कंपनी कहते हैं। एक और तरीके से भी इसको हम ट्रांसनेशनल कंपनी की डिफिनीशन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। वो ये है कि बाज़ बुक्स ये कहती हैं कि आपकी जो ट्रांसनेशनल कंपनीज होती हैं उनको, वेंसी हॉर्न की बुक में यह मेंशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में, वो ये कहते हैं कि आप ट्रांसनेशनल कंपनीज आपकी वो कंपनीज होती हैं जिनका बजट किसी भी डेवलपिंग कंट्री के एनुअल बजट से ज़्यादा होता है, तो उसको हम ट्रांसनेशनल कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टेलीनार पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रही है, तो टेलीनार का जो बजट है, उसकी जो ऑपरेशंस हैं, उसकी जो ऑपरेशनल कास्ट है, वो आपकी किसी भी एक थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री की, अंडर डेवलप कंट्री की बजट से ज़्यादा है, तो उसको हम ट्रांसनेशनल कंपनी का के तौर पे क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ इंटरनेशनल न्यू वेंचर्स। इंटरनेशनल न्यू वेंचर्स से मुराद यह है कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के रेजिडेंट्स जो हैं वो आपस में नेगोशिएट कर लेते हैं, किसी एक पॉइंट पे एग्री कर लेते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को एक जगह पे एक जॉइंट वेंचर के तौर पे वहाँ पे अपनी रिसोर्सेज को फिक्स कर लेते हैं, और वहाँ उस जॉइंट वेंचर से वो किसी भी दूसरे मुल्क में अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ऑपरेट कर रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं। जैसे किसी मुल्क की वर्किंग क्लास आ जाए, किसी मुल्क से आपको मटेरियल मिल जाए, कहीं से आपको फाइनेंस मिल जाए, कहीं से आपको मैनेजमेंट मिल जाए, फ्रंट लाइन मैनेजर मिल जाए, मिडल मैनेजर मिल जाए, टॉप लाइन मैनेजर मिल जाए, तो वो सारे लोग अपने डिफरेंट सेट ऑफ जो स्किल्स हैं, आइदर वो ह्यूमन स्किल्स हैं, फाइनेंशियल स्किल्स हैं, या कंसेप्चुअल स्किल्स हैं, या कैपिटल स्किल्स हैं, उनकी शक्ल में वो एक जॉइंट वेंचर बना लेते हैं, और उस जॉइंट वेंचर से उस हेड से वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर लेते हैं अक्रॉस द
बॉर्डर्स इन जो है ओवर द मैप ऑफ द वर्ल्ड, वो वहाँ पे उनको बिजनेस कर रहे होते हैं और उससे अर्न कर रहे होते हैं। मोर देन वन कंट्री में ऑब्वियसली कर रहे होते हैं, इसलिए उसको हम फिर मल्टी नेशनल कंपनीज की तौर पे क्लासीफाई